अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 1 मई 2023। विषय है गणित में भी अव्वल हैं बेटियां। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी जी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। CBSE ICSE के नतीजे आने वाले हैं और विभिन्न राज्यों के बोर्ड के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सब में एक समानता दिखेगी कि बेटियों ने हर जगह अपना परचम लहराया होगा। मुझे याद है कि एक बेटी ने CBSE 12वीं बोर्ड में 600 में से 600 नंबर हासिल कर इतिहास रच दिया था। यह सफलता इसलिए भी खास थी कि वह विज्ञान की छात्रा नहीं थी, जिसमें अक्सर 7% नंबर आ जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में तो लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से हमेशा से बेहतर रहता है। कहने का आशय यह है कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी कम क्यों है? दरअसल उनकी शिक्षा की अनदेखी की जाती है। एक साधारण बना ली जा गई है कि गणित में विषय में लड़कियों के मुकाबले लड़के बेहतर होते हैं। लेकिन हाल में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने इस धारणा को तार-तार कर दिया है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 के अनुसार जिन 83 देशों के से किशोरों के बीच गणित में दक्षता का आकलन किया गया, उसमें से 34 देशों में लड़कों का लड़कियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन पाया गया, जबकि 38 देशों में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर था। जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले लड़कों का अनुपात अधिक था, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली और हंगरी जैसे देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट में 82 देशों के लिए पढ़ाई में प्रवीणता का आकलन किया है, तो पाया गया कि 81 देशों में पढ़ाई में लड़कियों की कुशाग्रता का स्तर लड़कों के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। युगांडा एकमात्र देश है जहां लड़कों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहां भी यह अंतर सिर्फ 1% का था। गणित में प्रवीणता वाले टॉप 10 देशों में सिर्फ स्विट्जरलैंड के लड़कों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ भी लड़कों ने केवल 1 अंक से बाजी मारी। जिन देशों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, उनमें भारत और चीन समेत सभी दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। मोटे तौर पर इससे दुनिया भर की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा गणित को समझने में लड़कियों की असमर्थता जैसे नकारात्मक धारणा इस असमानता को बढ़ावा दे रही है। इससे लड़कियों को आत्मविश्वास कम होता है, जो उनकी सफलता में बाधक बनता है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल का कहना है कि लड़कियों में लड़कों के समान गणित सीखने की योग्यता होती है, लेकिन उनके पास दक्षता दिखाने के लिए समान अवसरों की कमी है। हमें उन लैंगिक रूढ़ियों को दूर करने की जरूरत है जो लड़कियों को पीछे धकेलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गणित बेहतर महत्वपूर्ण विषय है। इससे बच्चों में विश्लेषण करने की क्षमता मजबूत होती है। जो बच्चे गणित और अन्य बुनियादी विषयों में दक्षता हासिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें समस्या समाधान और तार्किक क्षमता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें बेटे बेटियों में भेदभाव विश्व स्तर पर देखने को मिलता है, जैसे यह धारणा बना ली गई है कि बेटियां गणित में अच्छी नहीं होती, इसलिए उन्हें कला विषयों को ही पढ़ना चाहिए और उनके लिए अध्यापिका की नौकरी सबसे अच्छी है। अक्सर पिता यह तय करते हैं कि बेटियों को क्या विषय पढ़ना चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि नौकरियों के लिए भी उनके लिए ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। जाहिर है कि जब कम संख्या में लड़कियां गणित पढ़ेंगी, तो उनकी इंजीनियरिंग पढ़ने की योग्यता कम होगी और लड़कियां
लड़कों के मुकाबले कम इंजीनियर बनेंगी। इस भेदभाव की एक वजह यह भी है कि लड़कियों को हमेशा एक ही तरह की परंपरागत भूमिकाओं में दिखाया जाता है। बाद में यह धारणा का रूप ले लेता है। कुछ समय पहले यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में स्कूली किताबों में महिलाओं को कम स्थान दिया जाता है। उन्हें कमतर देशों में भी दिखाया जाता है, जैसे पुरुष डॉक्टर की भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं तो महिलाएं हमेशा नर्स के रूप में नजर आती हैं। साथ ही महिलाओं को हमेशा खाने, फैशन या मनोरंजन से जुड़े विषयों में ही दिखाया जाता है। यह सही है कि परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है। शिक्षा से लेकर खेलकूद और विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महिलाएं जिंदगी के सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, चाहे वह राजनीतिक का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा, कला, संस्कृति अथवा आईटी या फिर मीडिया का क्षेत्र। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। लेकिन अभी समाज में महिलाओं के काम का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है। घर को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी दक्षता की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की अक्सर चर्चा होती है। उसमें भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। यह स्थापित तथ्य है कि महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने से न केवल सामाजिक बल्कि अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि अगर भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जीडीपी में भारी वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.5% और पुरुषों की हिस्सेदारी 53.26% है। कुल कामकाजी महिलाओं में से लगभग 63% खेती बाड़ी के काम में लगी हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जब करियर बनाने का समय आता है उस समय अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाती है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार भारत में महिलाओं की नौकरियां छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह पाया गया है कि एक बार किसी महिला ने नौकरी छोड़ दी तो ज़्यादातर दोबारा नौकरी पर वापस नहीं लौटती है। यह सही है कि ऐसे परिवारों की संख्या में कमी आई है जिनमें बेटे और बेटी के बीच भेदभाव किया जाता हो, लेकिन अब भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो बेटी के करियर को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाते हैं बल्कि शादी को ध्यान में रखकर शिक्षा दिखाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बेटी का करियर अच्छा होगा तो शादी में भी आसानी होगी। इस मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। अगला आलेख है तापमान प्रबंधन पर पहल। धरती के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रही चुनौतियों ने मनुष्यता के सामने बेहद गंभीर संकट उपस्थित कर दिया है। इससे निपटने के लिए जो प्रयास भारत में हो रहे हैं वे वैश्विक समुदाय को दिशा दे रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु संरक्षण, कृषि एवं उद्योग में नवाचार आदि के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हर प्रांत के लिए गर्मी के मौसम के जोखिम के बारे में एक वार्षिक आकलन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह आकलन हर वर्ष मार्च और जून के बीच होगा। इन्हीं महीनों में देश के कई हिस्सों में तापमान बहुत बढ़ जाता है। बीते कुछ वर्षों में तो औसत गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लू और प्रचंड गर्मी का प्रबंधन बहुत आवश्यक हो गया है ताकि लोगों को बचाने के साथ साथ खेती एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। गर्मी के मौसम के इस विश्लेषण में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, वायुगति,
लू की अवधि आदि कारकों का संज्ञान लिया जाएगा। चूँकि यह आकलन हर राज्य के लिए होगा, इसलिए उपाय का निर्धारण करने में आसानी होगी। गर्मी की चुनौती कितने विकट है, इसका अनुमान कुछ तथ्यों से लगाया जा सकता है। हाल में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के 14 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2050 तक प्राकृतिक आपदाओं का संकट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। वर्ष 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के बीच अत्यधिक गर्मी से होने वाली मौतों की तादाद में 55% की चिंताजनक वृद्धि हुई है। अधिकतर कामकाजी लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उनमें गर्मी से बचाव के उपाय कम होते हैं। इससे स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होती है। अध्ययन इंगित करते हैं कि 2021 में गर्मी के कहर ने 167.2 अरब कार्यों घंटों का नुकसान हुआ था, जिससे सकल घरेलू उत्पादन को 5.4% का झटका लगा था। विशेषज्ञों की राय है कि 2050 तक अत्यधिक गर्म दिन और रात की संख्या में 2 से 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण 1901 और 2018 के बीच हमेशा हमारे देश में औसतन तापमान में 0.7% की वृद्धि हो चुकी है। हमारे देश में मौसम का नियमित अध्ययन पहले से हो रहा है, पर राज्यवार विश्लेषण से समाधान के प्रयासों को बड़ा आधार मिलेगा। अगला आलेख है असली पुरस्कार कब पाएंगे मजदूर। यह आलेख लिखे हैं कृष्ण प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1903 में मजदूर दिवस के अपने बहुचर्चित संबोधन में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी कि मनुष्य के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वह है ऐसा काम करने का मौका जिससे उसकी जीविका भी चले और महत्ता भी बढ़े। बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया में आज भी बड़ी संख्या में मजदूर सबसे बड़े पुरस्कार से न केवल वंचित हैं, बल्कि वे निकट भविष्य में इसकी उम्मीद भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विकसित देशों में उनकी एक छोटी संख्या इस सुखद एहसास के नज़दीक पहुंच गई है कि उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। स्वाभाविक रूप से पूंजी के लिए सारी सीमाएं तोड़ने और श्रमिकों के लिए नई सीमाएं बनाने के इस दौर में इन देशों की व्यवस्थाएं मजदूरों की उक्त छोटी संख्या को उनकी एकता खंडित कर मजदूरों के ही मार्फत मजदूरों के शोषण के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अनेक पिछड़े देशों की लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आई सरकारें भी आम मजदूरों के प्रति अनुदार होने से परहेज नहीं कर पा रही हैं। इस काम में उनका सबसे बड़ा बहाना तकनीक और विश्वव्यापी बदलाव है, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के पुराने प्रायः सारे कौशल बेकार कर दिए गए हैं तथा कुशलता और अकुशलता की कथित लड़ाई को तेज कर दिया गया है। इस लड़ाई के माध्यम से इस हकीकत को झुठलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आम मजदूर बेरोजगार रहने, बेहद कम मजदूरी पर काम करने और अपने काम में संतुष्टि या महत्ता न पाने को अभिशप्त हैं। स्वाभाविक ही इससे पूरी दुनिया में न सिर्फ आय की असमानता बल्कि उसके चलते बढ़ रहे सामाजिक तनाव और असंतोष का भी बोलबाला है। फिर भी मजदूर दिवस की मूल भावना के विपरीत श्रम को व्यक्तिगत उपलब्धियों से जोड़ा जा रहा है और उस सोच को सिरे से खत्म किया जा रहा है जो समाज के लिए श्रम करने और सामूहिकता की प्रवृत्ति के विकास में सहायक हो। रोजगार और मजदूरी की संरचना में काफ़ी बदलाव आए हैं
और मशीनों व उपकरणों के कारण कई कठिन परंपरागत काम आसान हो गए हैं। लेकिन धनी देशों में भी बेरोजगारी की ऊंची दरें हालात के दूसरे पहलू को बेपर्दा करती हैं। तभी तो नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस का कहना है कि रोजगार नई तकनीकों की वजह से भी कम हो रहे हैं। लेकिन भूमंडलीय का वर्चस्व और कल्याणकारी नीतियों का अभाव ही इसका सबसे बड़ा कारण है। इस स्थिति में ऐसे प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं जिनसे कौशल बढ़े और अकुशल व कुशल मजदूरों के बीच की खाई पाटी जा सके। अपने देश में भी मजदूर बुरी तरह विभाजित हैं, जिससे सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन के हिरावल दस्ते के रूप में उनकी कोई भूमिका नहीं बची है। ऊपर से उनकी मजदूर पहचान पर कई दूसरी संकीर्ण पहचानें हावी हो गई हैं, जिसके कारण सत्ता प्रतिष्ठान उनका कोई वर्गीय दबाव महसूस नहीं करता। क्या आश्चर्य है कि हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य हैं, मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश तक नहीं होता और उनके मजदूरों को यह तक मालूम नहीं कि 19वीं शताब्दी के 90 दशक तक मजदूर प्रायः सारी दुनिया में अत्यंत कम व अनिश्चित दूरी पर 16 घंटे काम करने को अभिशप्त थे। वर्ष 1910 के आसपास ब्रिटेन में सोशलिस्ट संगठन न्यू लैंडमार्क ने रॉबर्ट ओवेन की अगुवाई में अधिकतम 10 घंटे काम की मांग उठाई और उसे 6-7 साल बाद 8 घंटे काम पर जोर देना शुरू किया। तब नारा यह था, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। उसके संघर्षों के बावजूद 1847 तक मजदूरों की राह सिर्फ इतनी आसान हो पाई थी कि इंग्लैंड के महिला व बाल मजदूरों को अधिकतम 10 घंटे काम की स्वीकृति मिल गई थी। ऑस्ट्रेलिया में 21 अप्रैल 1856 को स्टोन मैसन और मेलबर्न के आसपास के बिल्डिंग कर्मचारियों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन किया। तो 1866 में जेनेवा कन्वेंशन में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन ने भी इस हेतु अपनी आवाज़ बुलंद की। निर्णायक घड़ी 1 मई 1886 को आई, जब पुलिस की गोली से मैकॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी संयंत्र में 4 हड़तालियों की मौत के अगले दिन अमेरिका के शिकागो स्थित हैमार्केट स्क्वायर में हड़ताली मजदूरों ने विराट प्रदर्शन किया और बर्बर दमन सहा। उसके बाद उस संघर्ष की याद में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का चलन शुरू हुआ। तो इस दिन को श्रम को पूंजी की सत्ता से मुक्ति दिलाने, उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करने और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की चेतना जगाने का दिन बनते देर नहीं लगी। भारत में यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1923 में भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरावेलु चेटियार की पहल पर मनाया गया। आज 100 साल बाद यह सवाल और बड़ा होकर जवाब की मांग कर रहा है कि दुनिया के सारे मजदूर अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार कब पाएंगे। अगला लेख है कुछ अलग, गैंगस्टर ही गैंगस्टर। यह आलेख लिखे हैं आलोक पुराणिक, जो एक बैंकर हैं। एक अमेरिकन प्रोफेसर आए हुए हैं इंडिया में रिसर्च के लिए। उनसे हुई बातचीत यूँ है। अमेरिकन प्रोफेसर उर्फ अप्रो, मैं अब आपके मुल्क की असली समस्याओं को पहचान गया हूँ। आलोक पुराणिक उर्फ आपू जी, बहुत खुशी हुई यह जानकर। तो बताएं कि किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं को हम कैसे निपटाएं। अप्रो,
कहाँ के किसान और कहाँ के बेरोजगार? आपकी समस्या यह तो है ही नहीं। मैंने सारे टीवी चैनल देखे, समस्याएं सिर्फ दो हैं, गैंगस्टर और सेम सेक्स मैरिज। बाकी इस देश में कोई समस्या है ही नहीं। कसक टीवी चैनलों की। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। गैंगस्टर हमारे मुल्क की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अप्रो कमाल है, आप अपने मुल्क को बिल्कुल नहीं समझते। वह देखिए, उस गैंगस्टर की कब्र पर 5 फूल चढ़े या 6, यह खबर है। उस चैनल पर, दूसरे चैनल पर बात बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की बकाई नई गैंगस्टर बनाने वाली है। दूसरे चैनल पर बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की वाइफ नई गैंगस्टर बनने वाली है। तीसरा चैनल कह रहा है कि गैंगस्टर को मदद पाकिस्तान और चीन से मिल रही थी। चौथे चैनल पर बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के साले पर इनाम बढ़ा दिया गया है। पांचवें चैनल पर बताया जा रहा है कि कौन हो सकती है गैंगस्टर की सरहज। छठे चैनल पर बताया जा रहा है कि शबाना और सफीना है गैंगस्टर की सरदार। हर चैनल पर गैंगस्टर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ी समस्या गैंगस्टर ही है। आपू, यह बात ठीक है कि प्रति व्यक्ति गैंगस्टर के मामले में भारत बहुत आगे है, पर गैंगस्टर के अलावा भी इंसान की बहुत ज़रूरतें हैं। गैंगस्टर की खबरें पब्लिक का मनोरंजन करती हैं, पर पब्लिक को मनोरंजन के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। रोजगार, शादी वगैरह भी आम आदमी की समस्याओं में है। अप्रो, आप ज़मीन से कटे हुए हैं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि गैंगस्टर के गैंग के एक बंदा अरबों की दौलत लेकर फरार है। उसे पाकिस्तान वाले भी ढूंढ रहे हैं। उस बंदे की निजी दौलत पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। अगर वह मिल जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक दिन में सुधर जाएगी। आप कमाल करते हैं। आप आदमी के रोजगार, आम आदमी की शादी के मामले आपको दिखाई नहीं पड़ते। अप्रो, शादी पर सब चिंतित हैं, बस शादी सेम सेक्स वाली होनी चाहिए। सारी मार सेम सेक्स वाली शादी पर है। मैरिज में सेम सेक्स का फ्लेवर आते ही सबकी चिंताओं के दायरे में मैरिज आ जाती है। अब देश की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अगर सेम सेक्स मैरिज नहीं कर रही है तो पब्लिक की पर्सनल प्रॉब्लम है। सरकार क्या कर सकती है इसमें? अगला आलेख है देश दुनिया से। दक्षिण एशिया में विकास के लिए जापान की पहल। बीते महीने भारत यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बंगाल की खाड़ी पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक मूल्य श्रृंखला का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में नेपाल और भूटान के साथ भी संपर्क बढ़ाने पर विचार किया गया है। यह औद्योगिक मूल्य श्रृंखला बांग्लादेश में जापान के मातरवारी डीपीसी पोर्ट निवेश का हिस्सा होगी, जो क्षेत्रीय संपर्क केंद्र के रूप में उभर सकता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान देश क्षेत्र के संपर्क परियोजनाओं में जापान का पर्याप्त निवेश है, पर दक्षिण एशिया में इसकी अवसंरचनात्मक विकास की पहलें अपेक्षाकृत नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत जापान के एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में उभरता है और वह अवसंरचना परियोजनाओं में संयुक्त निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहयोग का एक नया मॉडल है जो 2016 में एशिया अफ्रीका विकास गलियारा की घोषणा के साथ आरंभ हुआ था। दक्षिण एशिया में जापान के निवेश को आसियान क्षेत्र में उसकी परियोजना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल हिंद प्रशांत राजनीति के रूप में। वह पहले से ही ग्रेटर मेकंग उपक्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है।
म्यांमार में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारा सुधार परियोजना यानी नया बागो क्याइक्तो राजमार्ग खंड यानी म्यांमार और पड़ोसी देशों का बाईपास व पुलों का निर्माण और पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारा के जिन हिस्सों को अवरोध माना है उनमें सुधार करने में मदद करेगी। यह इतना ही नहीं, पूर्वी दक्षिण एशिया और आसियान के बीच निर्बाध परिवहन संपर्क के लिए भारत, म्यांमार और तथा थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग के ग्रेटर मेकॉन्ग उपक्षेत्र से जुड़ने की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के एक प्रमुख समुद्री केंद्र के रूप में उभरने की भी संभावना है, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के अनेक बंदरगाह इससे सटे होंगे। अगला आलेख है बेगूसराय में बने दिनकर यूनिवर्सिटी। अभी बेगूसराय के कॉलेज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के संबद्ध है। हजारों छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के काम से दरभंगा जाना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों का समय व पैसा खर्च होता है। इसलिए बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी चाहिए। इससे बेगूसराय और आसपास के छात्रों को काफ़ी सहूलियत होगी। इस पर केंद्र व राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठानी चाहिए। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अगला आलेख है धूल से मुक्ति के लिए हो ठोस प्रयास। पटना व आसपास के कई इलाकों में काफ़ी धूल उड़ती है। इससे लोगों को सांस से संबंधित बीमारी हो रही है। वातावरण में अधिक धूल होने से आँखों की बीमारी भी हो रही है। इसलिए नगर निगम व नगर पार्षद प्रशासन को मिलकर इससे निजात दिलाने के लिए ठोस प्रबंधन करना चाहिए। सड़कों पर धूल का कारण निर्माण कार्य है। सड़क पर ही बालू के साथ निर्माण सामग्री गिरा दी जाती है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। अगला आलेख है मन की सफाई। हमारे भीतर दो मन कार्यरत हैं। एक है चेतन मन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और दूसरा है अचेतन या अवचेतन मन, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। इसलिए आज अवचेतन मन की बात साधारण भाषा में समझें तो अवचेतन मन हमारे शरीर का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जो हमारे अतीत के अनुभवों और यादों का संग्रह करके रखता है। तभी तो वैज्ञानिकों ने माना कि विश्व की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क यदि कोई है तो वह है मनुष्य का अवचेतन मन। यह हमारे अवचेतन मन का ही कमाल है, जो वर्षों की स्मृतियों को पल भर में हमारे समक्ष हाजिर कर देता है। हमारा स्वचालित व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, गहरी आशंकाएं एवं हमारे स्वप्न सभी हमारे अवचेतन मन की उपज हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना अपने आप में एक बड़ी काल है। तांत्रिका वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य जहां अपना ध्यान केंद्रित करता है, ऊर्जा का प्रवाह स्वतः फिर उसी दिशा में प्रवाहित होता है। अतः हमें सदैव अपना ध्यान शांति, प्रेम, आनंद जैसे आंतरिक गुणों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, न कि हमारी गलतियों और कमजोरियों की ओर। हमें खुद को हमेशा एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और अपने गुणों के प्रति ज़्यादा जागृत रहना चाहिए। विश्व के अधिकांश मनोचिकित्सक अपने मरीजों को एक प्रयोग करवाते हैं जिसमें उन्हें तटस्थ व निष्पक्ष होकर अपने विचारों के ऊपर निरीक्षण करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा मरीजों को यही सिखाया जाता है कि यदि ऐसी कोई बात है जो आपको पसंद नहीं आ रही है या आपको परेशान कर रही है, तो उन्हें अपने भीतर न दबाएं, न उनसे प्रभावित हों, न उनके अधीन हो जाएं। वजह इसके हम उसे स्वीकार कर लें और फिर अपने मन को हमारे सकारात्मक गुणों एवं मूल्यों की ओर पुनर्दिशित
पुनः निर्देशित करें। ऐसा करने से उस बात का प्रभाव गौण हो जाएगा और हम बिना किसी रुकावट के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। परंतु एक बात अवश्य याद रखें कि प्रेक्षण या मन की सफाई एक क्रमिक प्रक्रिया है, अतः इसमें धैर्य रखना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के संपन्न होते ही आप अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रवाद समाप्त होता है।